कंजर्वेशन। सबसे पहले सर एक आप चीज हमेशा वो सर हाँ जी, हाँ जी बोलो। सर वो जो पॉपुलेशन चैप्टर का जो और कुछ टॉपिक था ना, पैरासिटिज्म हाँ हाँ कंपटीशन, ये वाला तो आपने ही पढ़ा है ना? हाँ, मुझे याद है वो, मैं देखता हूँ अगर आज इसमें टाइम मिलता है, अदरवाइज एक हमारे पास रिविजन क्लास का भी लगता है फ्री में ना, तो उसमें वो टॉपिक ले लेंगे ताकि प्रॉपर ओके कंप्लीट सर। तरीके से वो पूरा हो जाए। ठीक है, ओके। चलो ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली आज का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अगर बहुत सिंपल तरीके से बोले तो हमको इतना मालूम है कि इफ आई जस्ट टॉक अबाउट अर्थ, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए वो एक शेल्टर की तरह काम करता है। कि मतलब हर एक तरीके से इफ वी कैन से दैट, चाहे वो प्लांट्स की बात हो रही है ना, कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, वी हैव प्लांट्स इन दिस कैटेगरी, एनिमल्स हैं इस कैटेगरी में। अब एनिमल्स में हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है, इंसेक्ट्स आ जाते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल बर्ड्स है, ठीक है, मैमल्स आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, ये सारी चीजें बहुत सारे इंक्लूड करता है। इवन यहीं पर बात खत्म नहीं होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जब बात करते हैं तो वो भी सारे इसमें आ जाते हैं, जैसे कि आपका बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरसेस है। इन सबको अर्थ ने डेफिनेटली प्रोवाइड कर रखा है एक बहुत अच्छा शेल्टर। ठीक है, अब ये कुछ एक एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं। अच्छा, अब ये चैप्टर स्टार्ट तो हो चुका है, बट उसके लिए आई वुड लाइक टू टेल यू कि डेटा डाटा की बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे इसमें। किसी में किसी का नंबर आएगा कितना है, किसी में किसी का परसेंटेज आएगा, तो वो सारी चीजें अपनी कॉपीज में साथ साथ चीजों को नोट करना, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग इज देयर इन एनसीईआरटी, और इस चैप्टर में यही सारी चीजें हैं कि डेटा वाले पॉइंट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उन्हें कुछ एक एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि अगर हम अर्थ की बायोडाइवर्सिटी की बात करें, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर फिश स्पीशीज की बात करी जाती है, तो वी हैव अराउंड 28,000 स्पीशीज ऑफ फिश। ठीक है, देखो इमेजिन करो, अर्थ पर, पूरे अर्थ पर सिर्फ फिश की ही 28,000 अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही है। सो वी कैन इमेजिन कि बायोडाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है ऑर्गेनिजम्स की। दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रखा है यहाँ पर, मोर देन 20,000 स्पीशीज ऑफ एंट्स आर अवेलेबल। सिर्फ देखो चींटियां, है ना, जो हम लोग ऐसी मसल के मार देते हैं व्हेनेवर देयर कमिंग इन आवर वे, और हमारे ऊपर चढ़ जाता है, हम गिरा देते हैं लाइक दैट, सिर्फ उन्हीं का मोर देन 20,000 स्पीशीज ऑफ एंट्स आर देयर ऑन दिस पर्टिकुलर अर्थ। उसी तरीके से इफ यू जस्ट टॉक अबाउट, अब ये तो था एनिमल्स के बारे में, एक फिश का बताया, एक एंट्स का बताया। अब अगर प्लांट्स की बात करो तो सिर्फ राइस में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर तो एटलीस्ट क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में। सिर्फ राइस की ही फॉर्म में अगर बात करूं, चावलों की अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारी वेराइटीज आती हैं। ठीक है, दाल राइस आती है, कोई किसी तरीके की राइस आती है, हर एक ब्राउन राइस है, व्हाइट राइस है ना, बड़ी सारी राइस की वेराइटीज होती हैं। वेरी गुड मॉर्निंग जी। तो अराउंड 50,000 वेराइटीज तो मेरे पास सिर्फ राइस की ही है। कैन इमेजिन कि अर्थ पे कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स की, चाहे प्लांट्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको ये चीज हमेशा नोट करनी है। ये सबने पॉइंट्स नोट कर लिए हैं? यस एवरीवन, ठीक है, आई होप सभी। और जस्ट जब भी मैं अगर पूछता हूँ ना कि कोई चीज समझ आ गया कुछ, तो एटलीस्ट इतना कर दिया करो कि चैट बॉक्स में एक थम्स अप दे दिया करो, ताकि मुझे थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए कि आप लोग को हो चुकी है वो चीज की नॉलेज। ठीक है, तो यही सारी चीज है कि अगर मैं बात करूं कि इतना ज्यादा रिच वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो हम इतना ज्यादा हमको फैसिनेट करता है, जैसे 20,000 स्पीशीज एंट्स की बताई थी। अब ऐसे ही एक और आपके पास एनसीईआरटी का ये दे रखा है आपको, 3 लाख स्पीशीज आपके पास सिर्फ बीटल्स की है। बीटल्स क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके से हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं, सर्टन ऐसी उनकी बॉडी होती है विद देयर आईज लाइक दिस। ठीक है, तो इन बीटल्स देखो 3 लाख टोटल वैरायटीज आर अवेलेबल, तो कितनी ज्यादा वैरायटी। अब अगला चीज ये है कि डिफाइन कैसे करेंगे द इनॉर्मस वैरायटी ऑफ लाइफ की, जो इतनी ज्यादा, हद से ज्यादा हाँ हो गया फैसिनेट सर। करने वाली। प्रिंस ठीक कुमार है। प्लीज म्यूट कर लीजिए। इतना जो ये इनॉर्मस वैरायटी है लाइफ का अर्थ पर, उसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में हमेशा याद रखना है, सिर्फ एक चीज नहीं आती है, मेरे पास फ्लोरा आ जाता है। व्हाट इज फ्लोरा? प्लांट स्पीशीज,
मेरे पास सारा फौना आ जाता है। व्हाट इज फौना? आपके पास सारी की सारी एनिमल स्पीशीज और आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ जाते हैं। सब कुछ आ जाता है बायोडाइवर्सिटी की जब बात करते हैं। अब उसके बाद सब अगला क्वेश्चन आता है एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन का नाम नोट कर लो। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि क्या होता है कि बायोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स में बोलते हैं कि ये इसका फादर है, इसका मतलब उन्होंने उन चीजों पर काम किया है, डिस्कवरी करी है। जैसे कि हमारे पास बॉटनी है ना, तो जो बॉटनी के जो हम फादर बोलते हैं, जैसे कि उनका नाम होता है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक नाम आता है एरिस्टोटल। ये इनको बोला जाता है ही इज फादर ऑफ बायोलॉजी या जुओलॉजी के। तो इसी तरीके से हमारे पास जब बायोडाइवर्सिटी की बात आती है तो फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी के नाम पर वी हैव एडवर्ड विल्सन। और ये बोला जाता है ही पॉपुलराइज्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी। इन्होंने बायोडाइवर्सिटी की जो टर्म थी ना कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इसको पॉपुलर बनाया। किसने? एडवर्ड विल्सन ने, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और इन्होंने ही टर्म, ये जो बायोडाइवर्सिटी थी, इसको पॉपुलर बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब पॉइंट ये है कि बायोडाइवर्सिटी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब वो ये बोलता है कि यहाँ पर आपके पास एनसीईआरटी में लाइन है, सो हम लिख भी लेते हैं कि जब हम बात करते हैं ये जो इतनी ज्यादा भरपूर मात्रा में जो मेरे पास डाइवर्सिटी है, ये जो इमेंस डाइवर्सिटी है, इसको एक और नाम दिया जाता है कि इसमें क्या होती है? हेट्रोजेनिटी। कोई मुझे बता सकता है हेट्रोजेनस या हेट्रोजेनिटी का मतलब क्या होगा? हेट्रोजीनस का मतलब क्या होता है इन जनरल? इंग्लिश की टर्म है, बहुत बार पढ़ते हो आप, केमिस्ट्री में भी पढ़ लेते हो, बायो में पढ़ लेते हो। हेट्रोजीनस क्या होता है? हाँ बोलो। ईशा आप अपना ना म्यूट कर लो थोड़ा, बिकॉज एको कर रहा है आपकी वजह से वॉइस पूरा। तो देखो इमेंस डाइवर्सिटी जो है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट बच्चों, बिल्कुल सही। सर हेट्रोजेन, हाँ बोलो सफीना। हेट्रोजेनी मीन्स दो ऑपोजिट कैरेक्टर्स, मीन्स जैसे टॉल और ड्वार्फ, ये हेट्रोजेनस होगा। हाँ ठीक है, मतलब अलग अलग है। मतलब कि आप अगर ऐसे बोलो, ये जो इमेंस डाइवर्सिटी है ना, इसमें हेट्रोजेनिटी है, इसका मतलब है कि डिफरेंट है। डिफरेंट है मतलब कहने का ये है, ये जो इमेंस डाइवर्सिटी है, इट नॉट ओनली अकर्स एट स्पीशीज लेवल। ऐसा नहीं होता है कि जैसे मैंने बोला एंट्स की स्पीशीज में डाइवर्सिटी है, बीटल्स में डाइवर्सिटी है, राइस में डाइवर्सिटी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो डाइवर्सिटी है वो सिर्फ स्पीशीज लेवल पर ही एग्जिस्ट करती है। सो इट नॉट ओनली अकर्स एट द स्पीशीज लेवल, बट हमेशा आपने याद रखना है, बट एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर मैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो हर एक लेवल पर आपको ये जो डाइवर्सिटी है वो देखने को मिलती है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल कहता कि अगर आप बात कर रहे हो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में से, मैक्रो मॉलिक्यूल्स लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स जिनसे आपकी बॉडी मिलकर बनी होती है, प्रोटीन्स हैं, है ना, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फिर न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स से लेकर विद इन द सेल्स, हमारे सेल्स के अंदर जो है, टू द बायोम्स, जो कितने सारे बायोम्स हैं। अगर आपने, जिन्होंने मेरे साथ क्लास लगाई है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की, उनको मालूम है, आपको बताया था टुंड्रा बायोम होता है, आर्कटिक और एल्पाइन बायोम है, ग्रासलैंड बायोम है, ट्रॉपिकल बायोम है, टेम्परेट बायोम है। तो ये जो डाइवर्सिटी आती है वो कहने का मतलब है कि सिर्फ स्पीशीज लेवल पर नहीं होती है कि आप बोलोगे सिर्फ स्पीशीज लेवल पर डिफरेंस होता है, वैसे कहीं नहीं होता है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सारे लेवल्स पर होता है, चाहे हमारे विद इन द सेल्स, आप अपने सेल्स के अंदर के मैक्रो मॉलिक्यूल्स को उठा लो, वहां पर भी डाइवर्सिटी मिलेगी। आप बड़े बड़े बायोम्स उठा लो, वहां पर तो वैसे ही मिलेगी आपको डाइवर्सिटी देखने को। तो अब हमारे पास जब ये बात बोली जाती है तो हम बोलते हैं कि जो डाइवर्सिटी है, हम ये बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल्स पर डिस्कस करते हैं, जहां जहां हम ये देखते हैं कि डाइवर्सिटी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, सबसे पहले आती है जेनेटिक डाइवर्सिटी,
नंबर 2 स्पीशीज डाइवर्सिटी, नंबर 3 इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब सबसे पहले एक एक करके उठाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब देखते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है। देखो, जेनेटिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जीन्स के बारे में। जीन्स क्या होते हैं? आपके बॉडी में जो आपका क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम पे कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जिसको आप जीन्स बोलते हो। ठीक है, और जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके पेरेंट्स में से आपके पास क्या कैरेक्टर्स आए हैं। आप लोगों के आई कलर सेम है, हेयर कलर सेम है, कोई डिजीजेस आपने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करा है बच्चों ने, ये सारी चीजें आपकी जीन्स के थ्रू ही पास होती है। ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वेरिएशंस, मतलब जब डिफरेंसेस आते हैं, वेरिएशंस इन द जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कि विद इन अ स्पीशीज। जैसे कि अगर मैं बात करूं ह्यूमन स्पीशीज की, है ना, तो आप देखो कि कितनी सारी ह्यूमन स्पीशीज हैं, सारे अलाइक थोड़े होते हैं, सारे एक जैसे थोड़ा होता है। हर किसी के अंदर अलग जीन्स होते हैं जो उसने अपने पेरेंट्स से, उन्होंने अपने पेरेंट्स से अक्वायर करे होते हैं लाइफ टाइम में। तो ये जो वेरिएशंस आते हैं इन द जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन अ स्पीशीज, या आप कह सकते हो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीशीज, एक ही बात है, या तो विद इन अ स्पीशीज या बिटवीन द पॉपुलेशन, या सेम स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है उनके बीच में, दैट इज कॉल्ड एज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। और इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि एक सिंगल स्पीशीज की अगर मैं बात करूं, अ सिंगल स्पीशीज, ऑलवेज रिमेंबर, माइट शो, एक सिंगल स्पीशीज भी शो कर सकती है हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल। एक सिंगल स्पीशीज भी बहुत ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी शो कर सकती है। जैसे आप देखो आम, आम की हम बोलते दशहरी आम है ना, लंगड़ा आम है, कितनी सारी वैरायटीज आती है आम की। तो वो एक आम की स्पीशीज में कितनी ज्यादा वैरायटीज कैसे आई? जीन्स में थोड़े चेंजेस आए थे तभी वैरायटी में चेंज आता है। अगर जीन्स में चेंज ना होते तो आम का अलग अलग टेस्ट, अलग अलग शेप, कलर वाली वेरिएशंस आती ना। तो ये एक एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सिंगल स्पीशीज भी हाई डाइवर्सिटी शो कर सकता है एट जेनेटिक लेवल। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी को शो करने के लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया है। उसने बोला कि एक मेरे पास मेडिसिनल प्लांट होता है। व्हाट इज अ मेडिसिनल प्लांट? जिससे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी वो होती है जो जेनेटिक लेवल पर एग्जिस्ट करती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिज्म कि कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, कितनी सारी स्पीशीज है, उनके जीन्स में डिफरेंसेस आना। अगर इससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए जीन्स क्या होते हैं, तो मैंने बताया आपकी बॉडी में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ एक फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। आप इसको आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे जिसको जीन्स बोला जाता है। जीन्स वो फैक्टर्स, वो यूनिट्स होती हैं जो आपके कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स से आपके अंदर लेकर आते हैं, आपके कैरेक्टर्स आपके बच्चों में जाएंगे। ये जो चीजें हैं, इनमें जब वेरिएशंस आती हैं उसकी वजह से जो डिफरेंसेस आते हैं, डाइवर्सिटी बनती है। अगर ये डिफरेंसेस ना होते तो आज सारी ह्यूमन स्पीशीज एक जैसी दिखाई देती, लेकिन सारे एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं, सब में जेनेटिक डाइवर्सिटी है। ऐसे ही आम की कितने सारी आज के टाइम पे वेराइटीज हैं, चावलों की कितनी सारी वेराइटी है। वो क्यों होती है? जेनेटिक लेवल पर वो जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से। ठीक है, अब एग्जाम्पल दिया है इसमें मेडिसिनल प्लांट का। व्हाट इज अ मेडिसिनल प्लांट? जिससे आपको कोई ना कोई किसी तरीके का मेडिसिन आप ऑब्टेन कर पाते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ मेडिसिनल प्लांट। तो यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट का नाम है राउवोल्फिया वोमिटोरिया। ये जो राउवोल्फिया वोमिटोरिया का जो प्लांट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है रेजरपाइन। रेजरपाइन का मतलब क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर एक बहुत पावरफुल चीज है जो शायद किसी न किसी चीजों के क्योर में, उपचार में उसको यूज कर सकते हो। तो राउवोल्फिया वोमिटोरिया में से मिलता है रेजरपाइन। तो ये बोलता है, कहता कि पोटेंसी कितना पोटेंट है, कितना असरदार है, और उसकी कंसंट्रेशन रेजरपाइन की वो अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स अलग अलग वेरी करती है। मतलब कहता है कि राउवोल्फिया वोमिटोरिया के आप अलग अलग पौधे इकट्ठे कर लो, अलग अलग प्लांट्स देख लो। मान लो आपने राउवोल्फिया वोमिटोरिया के आपने 20 प्लांट्स इकट्ठे करे और आप वहां पर, मेरी वॉइस आ रही है सबको या नहीं आ रही है? हाँ जी बच्चों बताना, क्योंकि एक को नहीं आ रही है तो फिर बाकियों को मैं पूछ लेता हूँ। हाँ, तो आ रही है अगर सर। बाकियों को मैं क्लियरली आ रहा है। आ रही है सर।
हाँ ठीक है, तो रिफ्रेश कर लिया करो एक बार जब अगर लगे। मेरे को जब लगता है तो वहां पर मेरे पास वीक का सिग्नल लिखा आता है तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसने बोला कि इसी एक राव वॉल्फिया वॉमिटोरिया कि आपने 20 प्लांट इकट्ठे करे और आप अगर इनको कंपेयर करोगे जेनेटिक लेवल पर, इनके जीन्स को कंपेयर करोगे, तो आप ये देखोगे कि वही सेम प्लांट के अलग अलग स्पीशीज में डिफरेंस आएगा कि ये जो रेजरपाइन था या वो पौधा उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए जो रेजरपाइन बनाता था वो कितना असरदार है, कितना पोटेंट है, उसमें कितनी कंसंट्रेशन। किसी प्लांट में रेजरपाइन की कंसंट्रेशन बहुत कम हो सकती है, किसी में बहुत ज्यादा हो सकती है, किसी में मीडियम अमाउंट की हो सकती है। तो ये सारी चीजों में फर्क क्यों आया, ये एग्जाम्पल दे रखा है राव वॉल्फिया वॉमिटोरिया का। सारी बातें एनसीईआरटी की हैं तो सब आपके टिप्स पर होना चाहिए। तो राव अब सीधा पूछेगा कि राव वॉल्फिया वॉमिटोरिया कैसी डाइवर्सिटी शो करता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। पोटेंट मतलब कितना असरदार है, कितनी पोटेंसी है, कितना उपयोग के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, दैट इज पोटेंसी। कितना वो उपचार के लिए यूज करा जा सकता है, दैट इज पोटेंसी, ठीक है। पोटेंसी और कंसंट्रेशन उसने बोला कि अमंग द इंडिविजुअल प्लांट्स वो डिफर कर सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी आई है राव वॉल्फिया वॉमिटोरिया के केस में इन डिफरेंट, कहता यही चीज अगर मैं बात करूं कि अगर आप अलग, अगर ये बेसिकली जो है ना आपको हिमालयन रीजन्स में मिलता है ये वाला प्लांट, तो अलग अलग हिमालयन रीजन्स में से आप ये पौधे अलग अलग इकट्ठे करो तो वहां पर आपको रेजरपाइन जो कंपाउंड इसके अंदर प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये बीमारियों के उपचार में यूज किया जाता है, उसकी कंसंट्रेशन में, उसके असर में बहुत ज्यादा फर्क दिखाई देगा। ये क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक एक कोशिश थोड़ी सी ये भी कर लिया करो कभी कभी, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आप जब मेरा आपके साथ लेक्चर चल रहा होता है, अगर तो आप देख रहे हो कि आपकी स्पीड एक्सीलेंट है, आप सब कुछ 100% नोट कर सकते हो, तो उससे बेटर तो दुनिया में कुछ है नहीं। बट जिनको लगता है कि बहुत ज्यादा ही स्लो स्पीड है, एक काम करा करो, अपने साथ एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रखा करो, बुक जो है आपके पास, और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी में उसको नोट करा करो, लेबल करा करो, उसको अंडरलाइन करा करो, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसको स्टार कर लिया करो। ऐसे क्या होगा कि एनसीईआरटी भी रिवाइज हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा तो एनसीईआरटी में ऐड भी कर सकते हो आप। ये भी एक तरीका है पढ़ने का, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल कहता कि इंडिया में आप अगर आप बात करें इंडिया में ही सिर्फ 50,000 अलग अलग वैरायटीज स्ट्रेन्स है मेरे पास राइस की, चावलों की 50,000 हजार वैरायटीज तो सिर्फ मैंगो की ही है। सो कैन यू इमेजिन कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, वो कैसे आई है, उनके जीन्स के लेवल पर। आदि ये जो वेरिएशंस आती है ना, ये फार्मर लोग, कुछ जो साइंटिस्ट लोग हैं, वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, एक प्लांट का जीन किसी और में डाला, ऐसे 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 करके कितनी सारी वैरायटीज, फिर उसको फार्म में लगा देते हैं तो नई वैरायटीज बन जाती हैं। तो ये सारी एग्जाम्पल्स आपके जेनेटिक डाइवर्सिटी के हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में 3 एग्जाम्पल्स पढ़े, राव वॉल्फिया वॉमिटोरिया का, 50,000 स्ट्रेन्स राइस की, 1000 वैरायटीज मैंगो की। अगर आप कभी मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो इस चैप्टर के लास्ट में जो दे रखे होते हैं आपके पास, वहां पर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको स्टेटमेंट में दिखेगा इंडिया हैज 50,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो एंड 10,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस। अगर आपको ये मालूम होगा, आइडिया होगा कि 50,000 राइस थी, 1000 मैंगो थे, तो वो स्टेटमेंट गलत कर सकोगे आप। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो डेटा पॉइंट्स आएंगे इस चैप्टर में बहुत सारे हैं, मेनली इसी चैप्टर में आपके सिलेबस में से अगर देखा जाए तो ये आपको पता होना चाहिए, अलग से साफ सुथरे से नोट्स बनाकर रखना, ठीक है। अगली चीज को डिस्कस कर लेते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब तो समझ में आ रहा है मेरे को नाम से ही कि स्पीशीज में स्पीशीज क्या होती है। अब अगर अच्छा स्पीशीज बताओ क्या होता है, कोई भी बच्चा स्पीशीज क्या होता है, स्पीशीज से क्या समझते हो, मैं स्पीशीज स्पीशीज बोल रहा हूँ कब से, व्हाट इज स्पीशीज। अलग अलग मतलब के हिंदी पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, मतलब सर वो जो मैं हमारा हाँ एक मिनट पहले साहिबा आप बताओ, कोशिश करो जैसे आता है वैसे बता दो, सर हिंदी में कुछ बताओ। एनिमल्स है, कुछ एनिमल्स है, कुछ ह्यूमंस है, इंसेक्ट्स है, ये सब कुछ को मिला के स्पीसीज बोलते हैं। एक चीज मैं करेक्ट करूंगा, हम भी मतलब एनिमल्स ही है, इंसेक्ट्स भी एनिमल्स है, ठीक है। हाँ 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 मतलब कि अगर हम इस तरीके से बोले ना कि अगर हम बात करें कि हमारे पास बर्ड्स हैं, हमारे पास रेप्टाइल्स हैं जिसमें कि सांप, लिजर्ड ये सब आ जाती है,
हम बोले हमारे पास फिश है, फिर हम बोले हमारे पास मैमल्स हैं, ये हो जाती है अलग अलग स्पीशीज। और कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहता है? एनीवन एल्स जो कुछ अपनी बात रखना चाहे इसमें? हाँ, लोएस्ट आपकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, सबसे लोएस्ट, सबसे पहले सबसे लोएस्ट स्पीशीज ही होती है ना? ठीक है, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी का सिर्फ स्पीशीज क्या होती है, देखो स्पीशीज वो ग्रुप ऑफ इंटरब्रीड करने वाली पॉपुलेशन है जो आपस में इंटरब्रीड करेगी, किसी और के साथ नहीं करेगी। एक अगर मैं बर्ड्स की बात करूं तो बर्ड्स के आपस में ब्रीडिंग होगा, उनके यंग वंस बच्चे पैदा होंगे, लेकिन बर्ड्स कभी रेप्टाइल स्नेक्स के साथ ब्रीड नहीं करेंगे, वो कभी लिजर्ड्स के साथ ब्रीड नहीं करेंगे, है ना? तो दूसरी स्पीशीज के साथ वो जाकर ब्रीड नहीं करते हैं विद इन द सेम स्पीशीज। ह्यूमंस देखो, ह्यूमंस के साथ ही ब्रीड करते हैं, ह्यूमंस कभी टाइगर, लायनेस इन सब के साथ नहीं ब्रीड करते हैं। तो ये होती है स्पीशीज जो आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन किसी और स्पीशीज के साथ ब्रीडिंग करने के लिए उनमें पाबंदी होती है, और उस पाबंदी को बोला जाता है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीशीज। ये एक लाइन बोली जाती है, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन करने में पाबंदी है, आइसोलेटेड है, वो नहीं कर सकते फ्रॉम अदर स्पीशीज। अब जैसे कि आप वो एक बहुत कॉमन एग्जांपल बताऊं कि अगर एक मेल डांकी है और एक फीमेल डांकी है तो दे कैन मे बी ब्रीड, है ना? मेल हॉर्स है, फीमेल हॉर्स है, फीमेल, तो वहां पर हमारे पास ब्रीडिंग हो सकती है। तो ऐसे ही अगर कभी आप, जैसे कि कई लोग करते हैं, लाइक जैसे कि खच्चर होता है, खच्चर क्या होता है? म्यूल। अगर हम बात करें कि मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स, इस तरीके से अगर हम ब्रीडिंग करवाते हैं ना तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, दो अलग स्पीशीज का करवाया तो ऑर्गेनिज्म क्या बना? म्यूल। म्यूल को हम यूज करते हैं खच्चर की तरह, उस पर सामान लाद कर लोग ले जाते हैं, चढ़ाई पर जाना होता है काम करवाने के लिए। बट म्यूल ना फर्टाइल नहीं होता, ये स्टेराइल होता है, इसकी आगे कोई प्रोजनी नहीं बनेगी, उसकी जिंदगी वहीं तक है, जितना जी लेगा काम करेगा, दैट्स इट। वो आगे बच्चे नहीं पैदा कर सकता, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, वो रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता, वो फर्टाइल ही नहीं होता है म्यूल। तो इसलिए बोला जाता है कि कभी भी नेचर में ऐसा नहीं होता कि दो अलग स्पीशीज आपस में रिप्रोडक्शन कर लें। अगर कर लेंगे, करते तो ऐसे है नहीं, लेकिन हम लोग एक्सपेरिमेंटली करवाते हैं अपना नए नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए, तो वहां पर ऑर्गेनिज्म किसी काम का नहीं होता, इन द सेंस कि वो आगे अपनी जनरेशन नहीं दे सकता किसी को। ठीक है, तो ये था मेरे पास थोड़ा इसके बारे में। अब इसके बारे में और देख लेते हैं। बोलते हैं वेराइटी ऑफ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में मेरे पास स्पीशीज की कितना वैरायटी है, दैट इज कॉल्ड एज स्पीशीज का डाइवर्सिटी। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज बताऊंगा कि स्पीशीज डाइवर्सिटी की जब बात करते हैं, मेरे पास बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस वक्त राइट नाउ। सो रश्मि एक बार आप रिफ्रेश कर लो। स्पीशीज डाइवर्सिटी को हम मेजर करते हैं बाय स्पीशीज रिचनेस। ठीक है, स्पीशीज रिचनेस का सिर्फ मतलब होता है कि मान लो मेरे पास ये पर्टिकुलर एरिया है और इस एरिया में मेरे पास ये कुछ प्लांट की, ये पेड़ है, कुछ अलग अलग तरीके के बना देता हूं ताकि आपको लगे कि अलग अलग तरीके के पेड़ हैं। अब यहां पर आप ये देखो कि मैंने क्या बनाया है, अलग अलग तरीके के बनाए हैं, बट स्टिल मेरे पास आपको सिर्फ, अगर आपको बोला जाए नंबर ऑफ स्पीशीज तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब आपको बताना होता है स्पीशीज रिचनेस कितनी है किसी एरिया में, आप सिर्फ क्या करते हो, नंबर ऑफ स्पीशीज डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये होती है स्पीशीज रिचनेस। तो ये बोलते हैं कि अगर आपको स्पीशीज की डाइवर्सिटी का पता लगाना होता है कि किस एरिया में कितना स्पीशीज का डाइवर्सिटी है, वो आप कैसे लगाते हो, बाय स्पीशीज रिचनेस। और स्पीशीज रिचनेस क्या होती है, स्पीशीज रिचनेस की अगर मैं बात करूं, दैट इज कितना नंबर ऑफ स्पीशीज है और एक पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, इतनी बात समझ में आया सबको? अभी तक कोई डाउट किसी को भी? यस, ठीक है, परफेक्ट। तो ये है मेरे पास स्पीशीज रिचनेस के बारे में। तो इसका आपको बिल्कुल एस्टिमेट होना चाहिए कि व्हाट दे वांट टू से इन दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। ठीक है, दैट इज अबाउट स्पीशीज रिचनेस। अब आप ये भी चीज इसमें कह सकते हो कि अब चलो ठीक है, आगे हम उसको कंटिन्यू कर ही लेंगे, डोंट वरी।
अब आप नेक्स्ट देखो, अब एनसीईआरटी की अगली लाइंस आती है ग्लोबली, कि पूरे ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे पास एक कैटेगरी या ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जिसको नहीं पता लिख लो, पेपर में कई बार सिर्फ पूछ लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो वो बोलता है कि 2004 में IUCN ने पूरा एक एस्टिमेट दिया था कि पूरे ग्लोब पर पूरी जो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो कितनी है, 1.5 मिलियन। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को इंक्लूड करके बताया था कितना है, 1.5 मिलियन। ठीक है, परफेक्ट। ये एक आपकी लाइन हो गई कि IUCN के अकॉर्डिंग कितना है ग्लोबल डाइवर्सिटी, 1.5 मिलियन। ठीक है, लेकिन क्या था, एक साइंटिस्ट थे। अब इस चैप्टर के नाम, कुछ एक साइंटिस्ट के नाम आएंगे, बायोलॉजिस्ट के नाम आएंगे। एक पड़ा एडवर्ड विल्सन, दूसरा आ गया रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे ने क्या बोला था, कहता रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग ये था कि जो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो कितनी है, 7 मिलियन। इसने थोड़ा ज्यादा एस्टिमेट दिया था रॉबर्ट मे ने। ठीक है, गॉट इट। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि आपका IUCN ने क्या बोला था, 1.5 मिलियन होती है ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग होती है 7 मिलियन। तो ये कुछ एक बातें हैं जो आपको स्पीशीज डाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में पता होना चाहिए। लास्ट कैटेगरी आ जाती है जब आप इसको क्लासीफाई करते हो, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अच्छा, एक चीज मैं आपको इसमें बता देता हूं, वैसे इसका एग्जाम्पल आगे भी आएगा बट स्टिल मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। जब हम बात करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी की, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि हमारे पास इंडिया में एक जगह होती है वेस्टर्न रीजन में, जिसको बोला जाता है वेस्टर्न घाट्स। तो बोलता है वेस्टर्न घाट्स में जब आप देखते हो, अब जब आप कंपेयर करते हो एनिमल्स को, तो वहां पर यह देखा जाता है कि जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियन स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू, ये तो वेस्टर्न घाट था, लेकिन अगर आप इसको ईस्टर्न घाट से, जगह का नाम है, जब आप इसको ईस्टर्न घाट से कंपेयर करते हो तो वहां पर ये देखा गया कि एम्फीबियंस में कौन आ जाते हैं, जो कुछ टेरेस्ट्रियल भी है, पानी में भी रह सकते हैं, फ्रॉग, टोड, ये सारे डड्डू, ये सब किस में आ जाते हैं, एम्फीबियंस वाली कैटेगरी में। सैलामेंडर आ जाता है। तो एम्फीबियंस की स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होती है वेस्टर्न घाट्स में। तो ये भी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है स्पीशीज डाइवर्सिटी में, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब आ जाती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम की जब आप बात करते हो, इसमें हम दो चीजें इंक्लूड करते हैं, बायोटिक फैक्टर्स, सारे लिविंग कंपोनेंट्स इकोसिस्टम में, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उनके आसपास के जितने भी ए बायोटिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर है उनके आसपास का, उनके आसपास का लाइट कंडीशंस है ना, उनके आसपास की सॉइल कंडीशंस, सब कुछ जिसमें जान नहीं है, विच इज नॉन लिविंग, दैट इज ए बायोटिक। तो इकोसिस्टम में ये दोनों चीजें आती हैं। तो बोलता कि वेरिएशंस इन द इकोसिस्टम विद इन अ जियोग्राफिकल लोकेशन, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर ही जो एक वेरिएशन आती है इकोसिस्टम्स में, उसको बोला जाता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल देखो, इंडिया की बात करते हैं। अब मान लो ये जियोग्राफिकल लोकेशन का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं इंडिया का। इंडिया में कितने ज्यादा वेरिएशंस हैं इकोसिस्टम के, देखो कैसे कैसे हैं। हमारे पास डेजर्ट वाला इलाका है, हमारे पास रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, हमारे पास मैनग्रूव वाले फॉरेस्ट होते हैं, मैनग्रूव वाले प्लांट्स जो दलदल वाले इलाके में रहते हैं, मार्शी स्वाम्पी एरियाज में रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एस्चुरीज आती हैं। एस्चुरीज क्या होती है कि एक तरफ से फ्रेश वाटर मीट कर रहा होता है बिल्कुल, और एक तरफ से सॉल्ट वाटर आपका चल रहा होता है, तो इसके बीच की जो जगह होती है इसको एस्चुरी बोला जाता है ना। ऐसे ही हमारे पास वेटलैंड वाली जोन्स होती हैं, है ना। ऐसे ही मेरे पास एल्पाइन मेड्यूज, बड़े बड़े पेड़ वाली इलाके होते हैं जो जहां पर आप कह सकते हो बर्फ, स्नोफॉल देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है। एक इंडिया में ही, इंडिया एज अ जियोग्राफिकल लोकेशन, वहां पर देखो इकोसिस्टम की कितनी वैरायटी है, डेजर्ट भी है, रेन फॉरेस्ट भी है, मैनग्रोव भी है, एस्चुरीज भी हैं, वेटलैंड्स भी हैं,
एल्पाइन मेड्यूज भी, अलग अलग जगहें हैं। आपसे कोई डिटेल नहीं पूछेगा, बस आपको एग्जाम्पल मालूम होना चाहिए। और एनसीईआरटी में ही एक लाइन है कि अगर आप बात कर सकते हो इंडिया की, तो एक लाइन बस आपने याद करना है, दैट इंडिया हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। देखो इंडिया को हम एक डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं, बट स्टिल अगर डाइवर्सिटी की बात करें, इसमें इतनी ज्यादा ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, उसको कंपेयर कर रखा है देन अ स्कैंडिनेवियन, जगह का नाम है स्कैंडिनेवियन कंट्री, जैसे कि नॉर्वे। ठीक है, तो मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स का ये रीजन होता है कि वो आपको ट्विस्ट करके दे सकता है। वो बोल देगा इंडिया हैज लेस इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन अ कंट्री लाइक नॉर्वे, बट आपको अगर मालूम होगा कि ज्यादा होती है, तो आप उस स्टेटमेंट को करेक्ट करोगे और अपना आंसर सही चूज करोगे। इसलिए बोलता हूं कि एक एक स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है, आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए जो चीजें स्लाइड्स में नहीं गिवन है बट स्टिल देयर आर इन देयर एनसीआर, आपकी एनसीईआरटी में है, आई एम मेकिंग यू राइट, और आई होप आप लोग लिख भी रहे हो। नहीं लिख रहे हो तो स्क्रीनशॉट तो ले रहे हो, बाद में लिखोगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में समझ आनी चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तीनों टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी क्लियर है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जस्ट क्विक थम्स अप दे दीजिए चैट बॉक्स में बच्चों। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, एक्सीलेंट। अब हम बात करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड पर अटैक था नहीं, अब वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, उनकी स्पीशीज डाइवर्सिटी को थोड़ा देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। अब कहता है कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात करी जाए तो यहां पर हमारे पास ऑलमोस्ट एनिमल्स तो 70% मात्रा में, परसेंटेज में माने जाते हैं, और प्लांट्स सिर्फ होते हैं 22%। ठीक है, तो बोलते हैं कि अगर आप सारे एनिमल्स का, मतलब कि सारी स्पीशीज का अगर एक रिकॉर्ड बनाओ, तो उसमें से मोर देन 70% तो आपके एनिमल्स ही होते हैं। लेकिन प्लांट्स की बात करें, अब प्लांट्स में कुछ कैटेगरीज हैं, अभी से बता देता हूं ताकि आपको बाद में पता हो। एल्गी है, ठीक है, आपने कभी देखा हो वाटर बॉडीज में काई जम जाती है हरे रंग की, वो क्या होती है? एल्गी होती है। ठीक है, फंजाई, आप थोड़े दिन के लिए रोटी को बाहर रख दो, ब्रेड को रख दो, उस पर फंगस जम जाती है हरे रंग की। कभी कभी कुछ डिब्बियां आपकी जिसमें आप लोग शहद रखो, है ना, चटनी बनाकर रखो, उनके ढक्कन बहुत ज्यादा व्हाइटिश हो जाते हैं, एक अलग सी लेयर बन जाती है ना। अब ये क्या है? फंजाई, ऐसी होती है फंजाई। उसके बाद आ जाते हैं ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के प्लांट्स तो बड़े ही अलग होते हैं, ऐसे ऐसे प्लांट्स होते हैं, आपको पत्थरों पे, गीले इलाकों में ऐसे देखने को मिल जाते हैं। ब्रायोफाइट्स के बाद आ जाते हैं टेरिडोफाइट्स। ये मोस्टली आपके गार्डन्स में दिख जाते हैं, आपको बैकयार्ड्स में कई लोग उगाते हैं ना, ऐसे होते हैं ये प्लांट्स, ऐसे ऐसे लीव्स होते हैं इनके, ये होते हैं टेरिडोफाइट्स। ठीक है, उसके बाद अगली कैटेगरी आ जाती है जिम्नोस्पर्म्स। अगर आपको कभी मौका मिला था छुट्टियों में, गर्मियों में जाने का, आप लोग पहाड़ों पर, हिली एरियाज में गए हो, वहां पर आपने देखा होगा एक तो पेड़ ऐसे लंबे से होते हैं और उसमें ऐसे ऐसे उसकी ट्रीज होते हैं, जैसे क्रिसमस ट्री काइंड ऑफ ट्रीज आपको मोस्टली हिली एरियाज में देखने को मिलते हैं। ये होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स। लास्ट कैटेगरी आ जाती है प्लांट्स की, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में आ जाते हैं आपके जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। सिर्फ सारे प्लांट्स के ग्रुप में से ये ग्रुप होता है जो आपको फ्लावर देगा, फ्रूट देगा। आपका आम, मैंगो, सफेदे का पेड़, यूकलिप्टस, आपका पीपल जिसको फाइकस रिलीजियोसा बोलते हो, है ना, ये सारे पेड़ एंजियोस्पर्म्स होते हैं, क्योंकि आपको फ्लावर दे सकते हैं, फ्रूट दे सकते हैं। ठीक है, ये आपके प्लांट्स के ग्रुप्स होते हैं। तो मुझे लगा कि आपको इनके नाम एटलीस्ट पता होना चाहिए। और उसमें भी आपके पास, आई होप ये चीज समझ में आई है, एनिमल्स और प्लांट्स का ये जो बखान किया है मैंने, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब उसमें भी कहता, एनिमल्स में भी एक बड़ी, आप मतलब एक विचित्र सी बात ये है